स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है सिंपली टूटना, उसका के बारे में देखेंगे। सबसे पहले 1938 में दो साइंटिस्ट हुए, एक थे हान और दूसरे थे स्ट्रासमैन। ये हान और स्ट्रासमैन ने, देखो हमने देखा था कि जब भी किसी का एटॉमिक मास ग्रेटर देन 230 हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके न्यूक्लियॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो बाइंडिंग एनर्जी है वो उस रेशियो में बढ़ नहीं पाता, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो जाता है जिस कारण से वो अनस्टेबल होता है। तो हान और स्ट्रासमैन ने क्या किया था, सबसे पहले उसने एक हैवी न्यूक्लियस को लिया और उसके ऊपर एक लाइटर न्यूक्लियस, जो एक छोटा सा हल्का न्यूक्लियस था, तुम कह सकते हो न्यूट्रॉन, उसका अटैक करा दिया। उस कारण से क्या हुआ कि वो दो भाग में स्प्लिट हो गया, टूट गया। ठीक है, और दो भाग में टूटा, उसको हमने फ्यूजन कहा। लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि कुछ जो मास था पहले वो भी गायब हो गया, गायब हो गया, और वो मास कन्वर्ट होके एक बहुत बड़ा मात्रा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया। जैसे देखो ये एक न्यूक्लियस था, उसके ऊपर अटैक करा दिया लाइटर न्यूक्लियस है, तो उस कारण से एक एक्साइटेड न्यूक्लियस बना है। और जब वो टूटा एक्साइटेड न्यूक्लियस तो बी और सी नाम के दो न्यूक्लियस में टूट गया और साथ में एनर्जी रिलीज किया क्यू। ठीक है, तो जो ये हान और स्ट्रासमैन था उसने जो पहला फिजन कराया था वो किसका कराया था, यूरेनियम 235, यानी यूरेनियम का वो न्यूक्लियस जिसका वेट कितना है 235, उस आइसोटोप के ऊपर उसने न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराया। तो जब उसने देखा कि जब यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराया जाता है तो वो दो भाग में टूट जाता है, टू फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और साथ में दो या तीन सेकेंडरी न्यूट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, और 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हर एक फ्यूजन में, पर फ्यूजन रिलीज करता है एक न्यूक्लियस से। देखो ये जो फ्रैगमेंट्स हैं वो अनसर्टेन होते हैं, बट ईच टाइम एनर्जी जो रिलीज होता है वो लगभग लगभग सेम होता है। यहाँ पे देखो ये न्यूट्रॉन था, उसने यूरेनियम 235 वाले आइसोटोप पे अटैक किया तो एक अनस्टेबल न्यूक्लिया बना। क्या बना अनस्टेबल, 236 वाला आइसोटोप बन गया। अब ये चूंकि अनस्टेबल है तो ये टूटेगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो ये दो एटम बना लिया, क्या, क्रिप्टॉन और बेरियम, और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज किया। और ये जो तीन न्यूट्रॉन निकला है, तीन जो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास होता है 1, ये होता है 0, तो ये तीन जो निकला इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ओके, देखो पॉसिबल रिएक्शन हमने अभी देखा, तो ये जो क्यू वैल्यू आया है उसका लगभग लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, तो एक तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन बना। अब साथ में देखो दूसरा भी एक पॉसिबिलिटी क्या होता है कि ये जेनॉन और स्ट्रॉन्सियम बने और साथ में केवल दो न्यूट्रॉन रिलीज हो। ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबल रिएक्शन है। इसके अलावे भी कई रिएक्शन पॉसिबल है कि यूरेनियम टूटेगा तो ज़रूरी नहीं बेरियम क्रिप्टॉन या जेनॉन स्ट्रॉन्सियम में टूटे और तीन या दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग जो एनर्जी की मात्रा है वो इतनी रहती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तीन न्यूट्रॉन निकला और यहाँ पे दो निकला, तो एवरेज अगर ले लोगे इन दोनों का तो 2.5 न्यूट्रॉन जो है सेकेंडरी न्यूट्रॉन तो एवरेज नंबर रहेगा ही। न्यूक्लियर फिजन जो है इसको हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पे भी एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो मास का डिफेक्ट होता है लगभग लगभग जो फिजन न्यूक्लियस है जिसका फिजन हुआ है उसका 0.1% ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो 93% जो एनर्जी रिलीज होगा वो हमारे काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा, किसके, प्रोडक्ट के, यानी ये जो साइड में प्रोडक्ट बन रहा है उसके प्रोडक्ट के काइनेटिक एनर्जी। और 7% जो है वो गामा रे के रूप में निकलता है। ध्यान देने की बात है, ये एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा है जिसका 93% तो इन लोगों के काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है और 7% गामा रेडिएशन निकलता है, वो बहुत ही डेंजर रेडिएशन होता है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया है, एज्यूम दैट ए न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा। सिंपल सा बात है, न्यूट्रॉन को बोल रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिए। ठीक है,
तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो इसका मास जो इसका मास माइनस न्यूट्रॉन का मास गुने डेल्टा सी स्क्वायर, वो लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन दे दिया है, क्या दे दिया है, न्यूट्रॉन जिसका मास था 1 और ये था 0 चार्ज, हाइड्रोजन पे मास होता है 1 और 1, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास 0 लिया है और ये चार्ज -1 लिया है, साथ में ये एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। तो हमको क्यू वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, इतना कुछ लॉजिक लगाना नहीं है, सीधा हमको ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ना है, उसमें से न्यूट्रॉन का घटा लेना है। तो न्यूट्रॉन में से घटा दो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास, तो इतना मास आ गया। और उस मास के इक्विवेलेंट अगर एनर्जी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा मास निकाल लिए हैं और सी स्क्वायर कर देंगे। सी स्क्वायर मतलब क्या, 3 गुने 10 की पावर 8 की स्क्वायर, यानी 9 गुने 10 के पावर 16 से गुना कर दिए इस मास में, तो हमको एनर्जी मिल गया इतना। ठीक है, वो एनर्जी जो है इसको हम यहाँ पे जूल में आया है, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हम लोग 10 की पावर -19 से, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से लग डिवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेगा है, तो मेगा को 10 की पावर 6 से फिर से डिवाइड करके कैलकुलेट करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं होता है तो क्लास में डिस्कस करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रोडक्ट का मास माइनस रिएक्टेंट का मास गुने डेल्टा सी स्क्वायर लगाना रहता है। फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है 2 न्यूक्लियर पार्ट में जिसका वेलोसिटी का रेशियो 2:1 है, तो बोलता है इसका जो न्यूक्लियस का साइज है उसका रेशियो क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है, हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, यानी m1v1 बराबर m2v2 लगा सकते हैं, यानी m1/m2 बराबर v2/v1। या हमको v1/v2 की मान दे दिया है 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो, तो m1/m2 आ जाएगा 1/2। और ये जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी लगभग लगभग सेम रखेंगे तो जो 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 तो हमारा जो ये मास होता है वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो m1/m2 हम लिख सकते हैं r1 का क्यूब है r2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो r1/r2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1:2 की पावर 1/3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टार्टिंग विथ ए सैंपल ऑफ प्योर कॉपर 7/8 ऑफ इट डिकेज इनटू जिंक इन 15 मिनट, हाफ लाइफ क्या है, ये क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, हाफ लाइफ अभी पढ़ा नहीं है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अब देखो चेन रिएक्शन किसको बोलता है कि एक के बाद अपने आप से होता चला जाए। जैसे ये यूरेनियम 235 था, उसको तुमने एक न्यूट्रॉन से अटैक करा है तो बना बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन मिल गया प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। अब जो ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन है, जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन निकला है, ये क्या करेगा, ये अब आगे जाके 3 और न्यूट्रॉन से टकराएगा। जैसे देखो ये यूरेनियम 235 को तुमने न्यूट्रॉन से हिट किया तो 2 न्यूट्रॉन बाहर आया, अब वो जाके फिर से न्यूट्रॉन इसको हिट करेगा, न्यूक्लियस को, यूरेनियम के न्यूक्लियस को, फिर 2 निकलेगा, फिर ये 2 को जाके हिट करेगा। इसी को तो चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो पहली बार जो था वो था फर्स्ट जनरेशन, दूसरी बार जो बना न्यूट्रॉन सेकेंड जनरेशन, तीसरी बार जो बना वो थर्ड जनरेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे तो 2 का फोटो दिया हुआ है, ऐसे अगर 3 निकलता तो क्या होता, 3 न्यूट्रॉन जाके और 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करता, उससे फिर 3 निकलते, फिर वो हिट करता। तो देखो ये जो 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है रिएक्शन में, वो 3 और U235 का फ्यूजन करा देगा और 9 न्यूट्रॉन निकालेगा। अब ये 9 न्यूट्रॉन जाके फिर 9 यूरेनियम के फ्यूजन करा देगा। इसी को जो कंटिन्यूअस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये अगर कोई कंट्रोल नहीं करे, इस न्यूट्रॉन को जो निकल रहा है उस पर कंट्रोल ना करे, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि हर बार फ्यूजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो देखो
अगर देयर इज नो कंट्रोल ऑन चेन रिएक्शन तो क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, लगभग 10⁻⁻6 सेकंड में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और इसी एनर्जी को हम लोग एटम बम बोलते हैं। तो इसका मतलब तुम समझ गए, एटम बम के अंदर जो है कंट्रोल नहीं होता है, इस न्यूट्रॉन को निकलता है वो चेन रिएक्शन चलते ही चला जाता है और बहुत ही कम मात्रा में बहुत बड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर चेन को कंट्रोल कर लिया जाए तो इस जो एनर्जी बन रहा है उसको हम लोग शांति पर्पस के लिए, जैसे बिजली उत्पादन के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो फ्यूजन पे बेस होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए, यानी कितना न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको अगले वाले को हीट करने से अगर रोका जाए, मतलब कंट्रोल वे में रिएक्शन कराया जाए, तो हमको बिजली उत्पादन का भी काम किया जा सकता है। और इस एनर्जी का हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये कंट्रोल वे में होता है, लेकिन बॉम्ब के अंदर, एटॉम बॉम्ब के अंदर में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। अब देखो एक नेचुरल जो यूरेनियम होता है वो दो आइसोटोप का मिक्सचर होता है। एक होता है यूरेनियम 235 जिसकी मात्रा 0.7% पाई जाती है, और दूसरा होता है यूरेनियम 238 जिसका मात्रा होता है 99.3%। तो ये नेचुरल यूरेनियम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। अब देखो जो यूरेनियम 235 है वो ईजिली टूट जाता है, ईजिली फिजनेबल है बाय स्लो न्यूट्रॉन, यानी कि जो न्यूट्रॉन को हम लोग थर्मली एक्साइट करा दें, थोड़ा थर्मल एनर्जी दे दें, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी आ जाए, जिसका काइनेटिक एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उससे ही टूट जाता है। लेकिन जो यूरेनियम 238 वाला आइसोटोप है वो फास्ट न्यूट्रॉन रहेगा तभी टूटेगा, यानी तुमको न्यूट्रॉन को बहुत तेज़ से एक्साइट करा के हीट कराना पड़ेगा काफ़ी एनर्जी के साथ में, तब टूटेगा। जो चेन रिएक्शन है नेचुरल यूरेनियम के अंदर नहीं हो सकता है, इसीलिए उसका क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए किसका मात्रा बढ़ा देते हैं, देखो U-235 का जो परसेंटेज है उसको बढ़ा देते हैं। इसको हम बोलते हैं रिचनेस एनरिच करते हैं किसको, अपने यूरेनियम को हम लोग U-235 का मात्रा जो बढ़ाते हैं उसको इनरिच यूरेनियम बोलते हैं, और उसके अंदर हम लोग 0.7 से बढ़ा के 3% तक U-235 का मात्रा कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इसका रिएक्टर में यूज हो सके। ठीक है, अब देखो लॉस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन का जो लॉस होता है उसके बारे में देखेंगे कि कैसे होता है। तो देखो एक हो सकता है कि जो सिस्टम है हमारा उसमें से न्यूट्रॉन लीक हो जाए, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन का वो बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो हमारे सिस्टम से बाहर चला जाएगा। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि ये जो हमारा न्यूट्रॉन निकला था जिसका काम था यूरेनियम 235 को हीट करना, उसको कौन खा जाए, कौन एब्जॉर्ब कर जाए, यूरेनियम 238 वाला एब्जॉर्ब कर जाए, ये हो सकता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय यूरेनियम 238। अब तुमको पता है कि इसका अगर एनर्जी उतना अवेलेबल नहीं है न्यूट्रॉन का कि U-238 को तोड़ सके, ये तो फिजनेबल है नहीं U-238, तो इस कारण से ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन को खा जाता है, उस कारण से लॉस हो जाता है। तो लॉस दो तरीके से हुआ, एक तो या तो न्यूट्रॉन है वो बाहर चला जाए, और दूसरा जो हमारा U-238 है वो इसको एब्जॉर्ब कर ले। अब अगला कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल साइज कह दो या मास कह दो। देखो चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए यानी बनाए रखने के लिए किसमें, इनरिच सैंपल जो था अपने यूरेनियम का उसमें हमको चाहिए कि रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ लॉस्ट न्यूट्रॉन शुड बी मच स्मॉलर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस। चेन रिएक्शन कब होगा, जब हमारा न्यूट्रॉन हिट करेगा हमारे यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस को। अब ये रिएक्शन चलता रहे, इसलिए हमको चाहिए कि हमारा न्यूट्रॉन बचा रहे यानी जो लॉस हो रहा है
वो इतनी मात्रा में ना हो जितनी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है न्यूट्रॉन का। अगर प्रोडक्शन से ज़्यादा लॉस होने लगा तो न्यूट्रॉन ख़त्म हो जाएगा, तो फ्यूजन का प्रोसेस रुक जाएगा। इस कारण से फॉर इट द साइज ऑफ यूरेनियम ब्लॉक शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन सर्टेन साइज विच इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। ये सस्टेन रहना चाहिए प्रोडक्शन जो न्यूट्रॉन का हो रहा है वो। उस कारण से हमको यूरेनियम का जो ब्लॉक है उसका एक फिक्स साइज से बड़ा साइज मांगता है, यानी उसी जो फिक्स साइज है कि कितने से बड़ा हमेशा रखना पड़ेगा, वो है क्रिटिकल साइज। अब एक फार्मूला दे दिया, देखो रिप्रोडक्शन फैक्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन बट रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। अगर रिप्रोडक्शन यूरेनियम का साइज जो क्रिटिकल साइज का है तो रिप्रोडक्शन फैक्टर का मान 1 हो जाएगा, कि जितना ज़रूरी है उतना ही है, यानी चेन रिएक्शन हमारा एसटीडी रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना रिप्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन और न्यूट्रॉन का उतना ही लॉस भी हो रहा है। तो ये होता है न्यूक्लियस सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन में। अगर यूरेनियम का साइज बड़ा हो जाए, सुपर क्रिटिकल हो जाए, तो क्या होगा, चेन रिएक्शन बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, उस कारण से बम बन जाएगा, ये एटॉमिक एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन अगर यूरेनियम का साइज के से छोटा है तो एक समय के बाद चेन रिएक्शन स्लो होता जाएगा और रुक जाएगा, क्योंकि लॉस ज़्यादा होने लगेगा और प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो अगर के का मान 1 से कम है तो इवेंचुअली रिएक्शन रुक जाएगा, के का मान 1 से बड़ा है तो रिएक्शन इतना एक्सेलरेट हो जाएगा कि बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाएगा, और 1 है तो रिएक्टर की तरह जो काम होता है। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर ही जो भी परमाणु ऊर्जा होता है वो सब बनाते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो हमारा के का मान है, रिप्रोडक्शन फैक्टर का मान है, वो तो 1 होता है, अभी हमने देखा। इसको बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है अपने एक साइंटिस्ट फर्मी को। फर्मी का नाम था एनरिको फर्मी। अब इसके कंस्ट्रक्शन में न्यूक्लियर फ्यूल होता है, मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड होते हैं और कूलेंट होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 इसका कॉमनली यूज करते हैं। हमारा जो प्लूटोनियम 239 है वो उसको बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रिटिकल साइज, अब क्रिटिकल साइज क्या है कि कम से कम कितना साइज रखना पड़ेगा कि रिएक्शन चलता रहे। वो जो क्रिटिकल साइज प्लूटोनियम के लिए होता है वो यूरेनियम के मुकाबले कम होता है। इसलिए हम लोग यूरेनियम से छोटा साइज का भी जो है ब्लॉक रख सकते हैं प्लूटोनियम का। लेकिन प्लूटोनियम 239 जो होता है वो नेचुरली मिलता ही नहीं है। इस कारण से ज़्यादातर रिएक्टर के अंदर हम लोग यूरेनियम 235 ही यूज करते हैं एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब है मॉडरेटर। देखो, तुमने देखा जब न्यूट्रॉन हिट किया इसको तो 3 और न्यूट्रॉन निकला जिसको हमने सेकेंडरी न्यूट्रॉन बोला। अब ये जो फास्ट चल रहा है सेकेंडरी न्यूट्रॉन, इसको कोई तो स्लो करना चाहिए। तो इस फंक्शन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का यूज करते हैं। है बात है, क्योंकि ओनली स्लो न्यूट्रॉन्स कैन ब्रिंग द फ्यूजन ऑफ U-235। तो देखो, मॉडरेटर का वेट हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और ये हमारे न्यूट्रॉन को खाली स्लो करना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं कर लेना चाहिए कि खा ही गया, ऐसा नहीं। कॉमनली हम देखते हैं कि हैवी वाटर, जिसको हम लोग फार्मूला बोलते हैं D2O, उसका मोलिकुलर वेट 20 होता है, उसका यूज करते हैं। ग्रेफाइट रॉड का भी यूज होता है। ये सब क्या होता है? दीज आर रिच ऑफ प्रोटॉन। इनके अंदर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है। न्यूट्रॉन क्या करता है? प्रोटॉन के साथ कोलाइड करता है और थोड़ा सा एनर्जी अपना उसको दे देता है, इस कारण से स्लो हो जाता है वो। अगला जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो है कंट्रोल रॉड का। कंट्रोल रॉड क्या करता है? दे हैव एबिलिटी टू कैप्चर द स्लो न्यूट्रॉन एंड कैन कंट्रोल द चेन रिएक्शन एट एनी स्टेज। कंट्रोल रॉड ऐसे डाला जाता है ताकि ये
जो स्लो न्यूट्रॉन है उसको कैप्चर कर ले। उस कारण से हमको चेन के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है कि चेन अपने आप न चलता रहे एट एनी स्टेज। बोरॉन और कैडमियम जो है बेस्ट एब्जॉर्बर होता है न्यूट्रॉन के लिए, तो उसका हम लोग एज ए कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। तो तुमने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूल में हम लोग यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, मॉडरेटर के लिए D2O का यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड के रूप में बोरॉन और कैडमियम का रॉड का यूज होता है। अब आता है कूलेंट। कूलेंट मतलब जो ठंडा करेगा, कोई भी सब्सटेंस जो हीट जो बन रहा है उसको प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले और वाटर को दे दे, वो हीट इसको दे दे, वाटर को दे दे। किस लिए? अब वाटर गर्म होगा, स्टीम बनेगा, तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। कूलेंट नॉर्मली हम लोग हाई प्रेशर पे वाटर का फ्लो करा के ही वाटर को ही एज ए कूलेंट यूज करते हैं। देखो ये सिंपल सा न्यूक्लियर रिएक्टर का फोटो है। यहाँ पे देखो, ये चूँकि इसके अंदर से रेडिएशन निकलता है इसीलिए इसको कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर डाला जाता है ताकि ये बाहर रेडिएशन न फैलाए। उसके अंदर में देखो कंट्रोल रॉड्स जो कि बोरॉन और कैडमियम का होता है वो रिएक्टर के अंदर डाला गया है। यहाँ पे देखो पंप की सहायता से फ्लो कराया जाता है पानी को। जहाँ ये हमारा स्टीम जनरेटर है, तुमको पता है स्टीम को जब हम लोग टरबाइन के ब्लेड पे गिराते हैं तो बिजली बनता है जनरेटर, और उस बिजली को वापस भेज देते हैं शहर की तरफ। अब साथ साथ में टरबाइन के नीचे कंडेंसर होता है जो हमारा जो कूलिंग वाटर है, जो वाटर कूलिंग वाला है, उसको कूलिंग टावर में ऐसे ऊपर से गिराता है और इसके अंदर पंखा चलता रहता है। तो पंखा चलता रहता है तो पानी को ठंडा कर देता है वापस से और फिर फ्लो कराते रहता है। तो यहाँ पे कूलिंग सर्किट हो गया इस तरफ पे, ये जो पार्ट है वो कूलिंग सर्किट है। ये पार्ट हमारा रिएक्टर के अंदर रॉड है, यूरेनियम उसके अंदर में रहेगा, इसके अंदर में रिएक्टर के अंदर ही न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। स्टीम जनरेटर का स्टीम को हम टरबाइन के ब्लेड पे गिरा के जनरेटर चला लेते हैं, जनरेटर चलता है तो बिजली बन जाता है। तो ये है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखो, अब दिया हुआ है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो एटॉमिक रिएक्टर जिसके अंदर फ्रेश फिजनेबल फ्यूल प्लूटोनियम 239 इज प्रोड्यूस एलोंग विथ एनर्जी। रिएक्टर में यहाँ पे साथ साथ में दूसरा फ्यूल भी बनता रहता है, समझे, नया नया फ्यूल बनता रहता है। एनर्जी तो मिलता ही है, साथ में फ्रेश फिजनेबल फ्यूल यानी और नया फ्यूल भी बनता है। ये जो अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस फ्यूल 239 इज मोर देन कंज्यूम फ्यूल। जो यूरेनियम 235 को खाता रहेगा और बनाता क्या रहेगा, प्लूटोनियम 239, और ये जितना बनाता है उससे कम खाता है, यानी जो प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा। अब इसके लिए जो ये रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसके लिए जो हम फ्यूल यूज करते हैं नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, तो देखो जब ये यूरेनियम 235 का फ्यूजन होता है तो एनर्जी और सेकेंडरी न्यूट्रॉन बनता है, ये तो हमने देखा है। और ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन है उसको यूरेनियम 238 अगर खा ले इसको तो क्या बना लेगा मिल के, देखो तो ये 239 हो जाएगा ऊपर में, यूरेनियम 0, ये 92, समझे। तो यूरेनियम 239 का निर्माण हो जाता है। और ये जो यूरेनियम 239 है टूट के प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है, कब, जब ये 2 बार बीटा डीके करता है। क्या करता है, 2 बार बीटा डीके करता है तो बना लेता है प्लूटोनियम 239। बीटा डीके क्या होता है ये हम देखेंगे आगे। तो ये जो प्लूटोनियम 239 है इसको अलग कर लेते हैं और इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 2400 ईयर का होता है। अब हाफ लाइफ क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग रेडियो एक्टिविटी में। तो ये देखो, ये यूरेनियम 238 था, न्यूट्रॉन का अटैक हुआ इस पर, सेकेंडरी न्यूट्रॉन था ये, यूरेनियम 239 बनाया, बीटा का 2 बार डीके कर दिया तो प्लूटोनियम 94 239 बना लिया। और तुमको पता है ये तो हमारा बेस्ट फ्यूल होता है फ्यूजन के लिए। तो प्लूटोनियम 239 को हम लोग न्यूक्लियर जो हथियार है, वीपन है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। क्यों, तो इसका बहुत छोटा साइज होता है, क्रिटिकल मास, तो स्मॉल क्रिटिकल साइज होता है, इसलिए प्लूटोनियम का हम लोग
यूज न्यूक्लियर वेपन में भी कर सकते हैं। मॉडरेटर, इस वाले रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर नहीं होता है। और कूलेंट के लिए हम लोग लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं। तो देखो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारा एक टाइप है रिएक्टर का, जिसके अंदर मॉडरेटर तो नहीं होता है, कूलेंट लिक्विड सोडियम होता है, फ्यूल नेचुरल यूरेनियम होता है। इसके अंदर नेचुरल यूरेनियम पे जब हमारे सेकेंडरी न्यूट्रॉन का अटैक होता है तो वो यूरेनियम 239 में बदलता है और उसके बाद जल्दी ही 2 बीटा डीके करके प्लूटोनियम में बदल जाता है, जो कि हमको फ्रेश फिजनेबल फ्यूल की तरह मिल जाता है। देखो ये एक सिंपल सा फोटो दिया हुआ है, लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसको LMBFR बोलता है। यहाँ पे कंट्रोल रॉड दिख रहा है तुमको, ये वाला कंट्रोल रॉड है, फ्लो बैफल इसको बोलते हैं। इसके बाद कूलेंट का लेवल देखो भर के रखा है कूलेंट। फिजाइल कोर, ये कोर है, कोर के अंदर फिजन रिएक्शन होता है। इसके बाद देखो ब्रीडर का ब्लैंकेट, ये ग्रीन कलर वाला, रिएक्टर का पूल पंप, ये पंप है जो चक्री दिख रहे हो, ठीक है। बायोलॉजिकल सील्डिंग, बाहर से जो सील्डिंग देता है वो। लिक्विड मेटल कूलेंट भी है अंदर में। हीट एक्सचेंजर, ये साइड पे जो ऐसे 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 बना हुआ है वो हमारा हीट को एक्सचेंज करता है, यानी ठंडा करने का काम करता है। स्टीम का जनरेटर भी यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ से स्टीम निकल के आएगा, समझ गए। तो ये रिएक्टर पूल, प्राइमरी कूलेंट, इंटरमीडिएट लूप, पावर जनरेशन, इंटरमीडिएट और रिएक्टर लूप, समझ गए। तो ये ऐसा लूप डिजाइन और ये है पूल डिजाइन। ये लूप वाला इस साइड में, पूल वाला उस साइड में, लेकिन लगभग लगभग मामला दोनों का सेम है, ठीक है। अब हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन नेक्स्ट में देखेंगे।